हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों 2023 और 2024 में मार्केट्स ने लगातार नए हाई हिट किए। 2025 की शुरुआत होने से पहले ही मार्केट्स ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे और 2024 सितंबर एंड से मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया। फर्स्ट हाफ में मार्केट्स लगातार गिरती रही और सेकंड हाफ में रादर एंड ऑफ द ईयर में मार्केट ने दोबारा ऑल टाइम हाई हिट करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों जिस तरीके से 2025 कैसा रहेगा 2024 के चार्ट्स ने पहले से बताना शुरू कर दिया था, ठीक उस तरीके से 2026 कैसा रहेगा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 2025 के चार्ट्स ने ऑलरेडी बताना शुरू कर दिया है। इस पूरी वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को, रादर आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट्स को ड्राइव कर सकता है, आपके इन्वेस्टमेंट के थॉट प्रोसेस को ड्राइव कर सकता है अगले कई सालों के लिए और मे बी डेकेड्स के लिए। लेकिन एट एनी पॉइंट इन टाइम मैं यहां पर जितने सेक्टर्स और स्टॉक की बात कर रहा हूं, ये सारे मैं आपके साथ सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए डिस्कस कर रहा हूं। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहां पर मैं खुद अपने लिए जो स्टडीज करता हूं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, ये सारी चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं कि मैं करंटली किन चीजों पे एनालिसिस कर रहा हूं और आने वाले टाइम के अंदर कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो मेरी पर्सनल रडार पे रहने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप एक्साइटेड हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो दोस्तों डाउनलोड धन ऐप नाउ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहीं पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे 2026 की। 2024 ने जिस तरीके से 2025 के बारे में इंडिकेशन दे दिया था, ठीक उस तरीके से अभी इस समय 2025 के जो चार्ट्स हैं वो मुझे अगर 2026 के बारे में कुछ इंडिकेशन दे रही हैं, तो वो ये कह रही है कि 2024 का एंड आते आते मार्केट्स ने जब करेक्शन शुरू कर दी थी, 2025 का एंड आते आते मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई पे चली गई है। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या इंडिकेशन लेने की यहां से कोशिश कर रहा हूं। लेकिन क्या 2026 में सारे के सारे सेक्टर्स बढ़ेंगे? दोस्तों एक इंडेक्स होता है जो इंडिया में तो ट्रेड नहीं होता, कोई कैलकुलेट भी नहीं करता, लेकिन यूएस मार्केट्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है, उसको कहते हैं डिस्पर्शन इंडेक्स। दोस्तों डिस्पर्शन इंडेक्स ये फाइंड आउट करता है कि आपके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा बेनिफिट होगा या आपके इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा बेनिफिट होगा। जब कभी भी डिस्पर्जन इंडेक्स बहुत लो होता है, इसका मतलब इंडेक्स परफॉर्म करेगा। जैसे कि 2025 के एंड में आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यहां पर डिस्पर्जन इंडेक्स काफी लो है और आप नोटिस कर रहे होगे सिर्फ इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक्स बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर आप डिस्पर्जन इंडेक्स पर नजर डालें तो आप नोटिस करेंगे वो बढ़ना शुरू हो चुका है। तो मेरे लिए इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि मोस्ट लाइकली 2026 में कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स और कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स जो है वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं इंडेक्स को। अनडाउटेडली वो हर बार करते ही हैं, लेकिन डिस्पर्जन ज्यादा होने की वजह से सेक्टर्स और स्टॉक्स का आउट परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कंपेयर टू इंडेक्स के आउट परफॉर्म करने की, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स के आउट परफॉर्म करने की। तो दोस्तों क्रक्स ऑफ द स्टोरी यह है कि 2026 में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म कर सकते हैं निफ्टी को। तो यहां पर लाजमी सा क्वेश्चन यह उठता है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो 2026 में आने वाले कुछ महीनों के अंदर आउट परफॉर्म कर सकते हैं, या कोई ऐसे सेक्टर जो इंडिया को लीड कर सकते हैं, कोई ऐसे सेक्टर जहां से मुझे अगले मल्टीबैगर मिल सकते हैं, कोई ऐसे सेक्टर जो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगले कुछ महीनों के अंदर रिटर्न्स दे सकते हैं। वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं? दोस्तों मेरी रडार पे 3 सेक्टर्स हैं और ये तीनों सेक्टर आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप भी 2026 के लिए 3 सेक्टर्स जानने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए एक्साइटेड, और मैं आपके साथ ये शेयर करने को तैयार हूं। आइए अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 3 ऐसे सेक्टर्स कौन कौन से हैं जहां पर आपको आने वाले दिनों के अंदर अच्छे स्टॉक्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों पहला सेक्टर जो आपको अपने रडार पे रखना है, मैं उसका आपको हिंट देता हूं। पिछले कुछ सालों में आपने नोटिस किया होगा कि दुनिया भर के अंदर इंक्लूडिंग इंडिया वॉर लाइक सिचुएशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले इतने वॉर्स लाइक सिचुएशन नहीं हुआ करती थी। तो आप मुझे बताइए कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसको वॉर्स की वजह से बेनिफिट होता है। आई एम वेरी श्योर आपने सही गेस किया होगा। दोस्तों इंडिया का डिफेंस सेक्टर आपकी रडार पे रहना चाहिए। दिस में एक्सप्लोड इन द ईयर 2026। व्हाई? आई हैव द रीजंस फॉर दिस। दोस्तों मैं यहां पर कुछ रिपोर्ट्स को रेफर कर रहा हूं और वो रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? वो रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंडियाज डिफेंस प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू रीच 3 ट्रिलियन रुपीस बाय ईयर 2029। 2029 कोई बहुत ज्यादा दूर का टाइम नहीं है, मतलब अगले 3 सालों के अंदर डिफेंस प्रोडक्शन की वैल्यू 3 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच जाएगी। दोस्तों एक और सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट डेटा जो आई एम वेरी श्योर आपने अभी तक नोटिस कर लिया होगा, 2018 तक हमारा डिफेंस प्रोडक्शन, हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन का सिर्फ 30 से 35% हम खुद इंडिजिनस तरीके से प्रोड्यूस किया करते थे, लेकिन आज की डेट में ऑलमोस्ट 65% और ऑलमोस्ट 100% की तरफ हम यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 65%
हम जितना कंज्यूम करते हैं वो डोमेस्टिक कंजम्पशन से ही हम उसको फुलफिल कर रहे हैं। अगर हम डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें तो अभी तक जो 2018 तक हम 30 से 35% डिफेंस इक्विपमेंट अपने प्रोड्यूस किया करते थे, आज की डेट में ये नंबर बढ़ के 65% हो चुका है। दोस्तों यहां पर एक इंटरेस्टिंग बट एक अनइंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको बताता हूं। आपने बहुत बार अभी कुछ इंडिया की डिफेंस कंपनीज को लेकर इंडिया के ही डिफेंस पर्सोनल से कुछ क्रिटिक्स सुनने को मिले होंगे आपको। अगर आपको यह लग रहा है कि नेगेटिव है तो लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज अ हाईली पॉजिटिव थिंग। क्योंकि जब डिफेंस की तरफ से, डिफेंस पर्सोनल की तरफ से कोई क्रिटिक आता है तो कंपनीज जो है वो अपने प्रोडक्शन को रैंप अप करती हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अब्रॉड ऑल्सो। दोस्तों ऐसी कंपनीज को आपको अपने रडार पर जरूर रखना है। ये कंपनीज और ये पर्टिकुलर सेक्टर आने वाले टाइम के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आई एम गिविंग यू सम ऑफ द डेटा पॉइंट्स वंस अगेन। 2029 तक $3 ट्रिलियन की प्रोडक्शन हो सकती है। आज की रेट में 65% डिफेंस इक्विपमेंट हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड ऑल्सो दोस्तों मैं अभी FY24 की एक बजट रिपोर्ट को रेफर कर रहा था विच सेज दैट द एनुअल डिफेंस बजट एलोकेशन इज इंक्रीज टू 1.62 लाख करोड़ रुपीस। नॉट जस्ट दिस दोस्तों, हमारी ऑलमोस्ट सारी डिफेंस कंपनीज के पास इस समय मल्टी ईयर की ऑर्डर बुक फिल्ड है। मतलब उनके पास इतने ऑर्डर है कि अगले कई सालों तक वो अपनी पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी पे काम करेंगे, तब भी उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और ऐसा होने पर मोस्टली कंपनी सिर्फ हायरिंग करती है और कंपनीज इन ऑर्डर बुक को सही तरीके से जस्टिफाई करती है और प्रोडक्शन पे फोकस करती है। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट द डिफेंस सेक्टर्स राइट नाउ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया का डिफेंस सेक्टर इस समय सिर्फ इंडिया को केटर नहीं कर रहा है, बल्कि दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज को और भी केटर कर रहा है। तो यहां पर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो डिफेंस सेक्टर के बादशाह हैं, कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको डिफेंस सेक्टर में आपको अपनी रडार पे रखना चाहिए। आइए कुछ स्टॉक्स के बारे में यहां पर हम देख भी लेते हैं, नॉट टू शेयर एनी रिकमेंडेशन, लेकिन आपको एक बार इनके फाइनेंशियल्स को जरूर चेक कर लेना चाहिए। आइए मैं आपको धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे लेकर चलता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि हम किस तरीके से इनका एनालिसिस कर सकते हैं। वैसे इन द मीन टाइम फाइनेंशियल्स पे चलने से पहले हम इनमें से कुछ कंपनीज के चार्ट्स को भी यहां पर ट्रैक कर लेते हैं। तो अगर मैं यहां पर डेली चार्ट लगाता हूं और मैं यहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का चार्ट लगाता हूं तो आप नोटिस करेंगे कि रीसेंट अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से HAL का प्राइस सिग्निफिकेंटली नीचे आया था और यहां पर वो अपने हाई से ऑलमोस्ट 14-15% नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों यहां पर अगर हम BDL को भी देखते हैं तो BDL भी अपने हाई से अप्रॉक्सीमेटली 30% के आसपास नीचे सस्टेन कर रहा है। और यहां पर एक और लास्ट स्टॉक डेटा पैटर्न्स पे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अच्छा परफॉर्मर रहा है। यहां पर डेटा पैटर्न्स अपने लो से, जो कि 27% के आसपास लो था, वहां से अगर हम ट्रैक करें तो वो काफी रिकवर कर चुका है और अपने हाई से अब सिर्फ ये 8% नीचे रह गया है। दोस्तों इनके फाइनेंशियल्स को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर हम धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे चलते हैं। दोस्तों मैं आपको यहां पर यह भी दिखाता हूं कि आप अच्छी डिफेंस कंपनीज कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर अगर हम अपने स्कैनर्स पे चलते हैं और यहां पर हम क्रिएट पे चलते हैं, मैं आपको लाइव एक स्कैनर बना के दिखा रहा हूं। यहां पर क्रिएट पे जाके मुझे कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सी चीज है। मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा और मुझे चाहिए एरोस्पेस एंड डिफेंस। यहां पर देखिए डिफेंस के सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। तो 23 स्टॉक्स ऐसे हैं जो यहां पर आपको डिफेंस के दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो HAL हो, BEL हो, सोलार इंडस्ट्री हो, मैजडॉक हो, BDL हो, कोई भी ऐसी कंपनीज हैं। डेटा पैटर्न्स का हम यहां पर स्टॉक देख रहे थे, ये सारी कंपनीज आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। अब यहां पर दोस्तों आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि इनमें से कितनी कंपनीज ऐसी हैं जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है। यहां पर मैं एक छोटा सा पैरामीटर डाल देता हूं, एड फिल्टर्स में जाता हूं और मैं डाल देता हूं EBITDA ग्रोथ परसेंटेज। दोस्तों यहां पर पिछले 3 साल में ऐसी कितनी कंपनीज हैं जिनका EBITDA हर साल 5-5% से कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। दोस्तों मैं यहां पर प्रॉफिट के ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूं। ये सारी कंपनीज, देखो प्रॉफिट उसी का ग्रो करेगा जिसका प्रॉफिट है। तो यहां पर अगर मैं EBITDA ग्रोथ परसेंटेज अभी के लिए सिर्फ 5% डाल देता हूं, आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 13 कंपनीज बचती हैं। आप यहां पर मल्टीपल कंडीशंस और ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए इनमें से कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनका ऑपरेटिंग मार्जिन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी कंपनीज भी आप चूज कर सकते हैं जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी और जिनका रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों ऐसी कंपनीज कभी भी आपके रडार पे आती हैं, ये कंपनीज अपने हाई से 15, 20, 25% नीचे ट्रेड कर रही है। अगर आपको यहां पर कोई टेक्निकल सेटअप में बाय सिग्नल मिलता है, या फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर HAL पे क्लिक कर देता हूं, हाइपोथेटिकली एक कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, आप इस कंपनी के सारे फाइनेंशियल्स यहां से चेक कर सकते हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स यहां पर क्वार्टरली फाइनेंशियल्स आ रहे हैं, आप चाहें तो यहां पर एनुअल फाइनेंशियल्स भी चेक कर सकते हैं। तो आप नोटिस करेंगे 2018 से लेकर अभी तक कंटिन्यूअसली एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इसका रेवेन्यू कम हुआ
हुआ है, इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप इसका ईपीएस देखें तो वो भी 56 रुपीस पर शेयर से बढ़कर 126 हो चुका है पिछले 4 से 5 साल के अंदर। दोस्तों दीज आर द पैरामीटर्स जो आपको किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करने से पहले देखने चाहिए। मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे भी पैरामीटर अप्लाई कर रहा हूं। आई एम वेरी श्योर आप में से जितने लोग बहुत ही कंजर्वेटिव ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें और ज्यादा स्ट्रिंजेंट कंडीशंस ऐड करेंगे। दोस्तों ये फंडामेंटल पैरामीटर मैं सिर्फ बेसिक लेवल पे चेक कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे वापस आना है यहां पर इन चार्ट्स पे। तो यहां पर डेटा पैटर्न से जब मुझे नीचे के लेवल से बाय सिग्नल दिया था तो यहां पर कभी भी कोई स्टॉक, कभी भी कोई अच्छी क्वालिटी का स्टॉक जब शार्पली गिरता है उसके बाद आप नोटिस करेंगे कभी भी वो बाय सिग्नल देता है तो वहां से हमें अच्छी रैली देखने को मिलती है। ठीक उस तरीके से दोस्तों हम यहां पर HAL देख रहे थे तो वो भी जब पिछली बार गिर के जब यहां से ऊपर गया था तो उसने आपको यहां से अप्रॉक्सीमेटली 21% के आसपास की रैली ऑलमोस्ट 22 ट्रेडिंग सेशंस में दी थी। तो दोस्तों फंडामेंटल यूज कीजिए, टेक्निकल्स यूज कीजिए और अपने लिए आप अच्छे स्टॉक्स चूज कर सकते हैं। अभी हम 2 सेक्टर्स के बारे में और बात करने वाले हैं, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग। यहां पर दोस्तों आपने नोटिस किया कि जो स्टॉक हमारी ट्रेडिंग कंडीशन पे फिट बैठता है, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक अगर मुझे एक सिंपल ट्रिपल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी प्रोवाइड करता है दोस्तों, यहां से आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। और अच्छे रिटर्न्स जिस स्टॉक में, एज इन अगर आप किसी स्टॉक में मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि यू वुड लाइक टू इंक्रीज दिस प्रॉफिटेबिलिटी बाय यूजिंग दिस एमटीएफ फैसिलिटी। अगर आपको नहीं मालूम है एमटीएफ फैसिलिटी क्या होता है तो कमेंट्स में एमटीएफ लिख दीजिए, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन अभी के लिए एक बेसिक आइडिया यह है कि आप फॉर एग्जांपल HAL का जो स्टॉक 4542 का चल रहा है, आपको इसको बाय करने के लिए सिर्फ 1059 रुपीस पे करने हैं। पूरे का पूरा प्रॉफिटेबिलिटी जो आपकी होगी वो 4500 के स्टॉक पे कैलकुलेट होगी, लेकिन आपने यहां पर सिर्फ एक नॉमिनल सी कॉस्ट पे 1000 रुपीस पे करके इस स्टॉक की ओनरशिप ले ली है। सारे डिविडेंड्स आपको बिलोंग करेंगे, सारी प्रॉफिटेबिलिटी आपको बिलोंग करेगी, सब कुछ आपको बिलोंग करेगा, लेकिन आपने एक छोटा सा मार्जिन पे करके बाकी पैसे पे एक छोटी सी कॉस्ट बियर करके आप यहां पर पूरे स्टॉक के मालिक बन जाते हैं। दोस्तों अगला सेक्टर कौन सा है यह बताने के लिए मैं आपसे दोबारा से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आप मुझे इसका जवाब जरूर देंगे। दोस्तों ऑयल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, राइट? लेकिन आज के डेट में बोला जा रहा है डैश इज द न्यू ऑयल। मुझे बताइए इस डैश में मैं क्या फिल करूं? जल्दी से कमेंट में बताइए, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है। डैश इज द न्यू ऑयल, यहां पर डैश में क्या आएगा? आई एम वेरी वेरी श्योर आपने सही आंसर दिया होगा, डेटा इज द न्यू ऑयल। दोस्तों पूरा दिन आप डेटा में प्ले करते रहते हैं। आप कहां पर जाते हैं, क्या खाना आपको पसंद है, किस समय, दिन के किस समय आप क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें एक डेटा है और ये किसी ना किसी के बहुत काम का है। दोस्तों जब सारे प्लेयर्स डेटा पे फोकस कर रहे हैं, सारे बड़े प्लेयर्स डेटा की बात कर रहे हैं, हमें फोकस करना है डेटा सेंटर्स और उसके AI के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि ये सारी की सारी सर्विसेज इन डेटा के लिए प्रोवाइड करने वाले हैं। दोस्तों मैं एक रिपोर्ट से आपको पढ़कर बता रहा हूं दैट इंडिया data center market is worth $10 billion and is growing significantly rapidly। दोस्तों गवर्नमेंट भी डेटा को लेकर बहुत ज्यादा पुश कर रही है, डेटा सेंटर्स को लेकर बहुत ज्यादा पुश कर रही है। अभी रिसेंटली इंडिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज ने इंडिया में डेटा सेंटर एस्टैब्लिश करने के लिए प्लेज लिया है। दोस्तों इसकी वजह से कुछ कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है। 2026 इज द ईयर फॉर डेटा। वाई? बिकॉज करंटली अगर आप नोटिस करें, आप जितना डेटा आज तक यूज कर रहे थे, एक एक साल में आपने जिंदगी भर में जितना डेटा यूज किया था, आप उससे ज्यादा एक एक साल में भी यूज कर रहे हैं और एवरी ईयर इसकी डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी। दोस्तों कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो डेटा सेंटर के अराउंड या AI के अराउंड काम कर रही हैं, वो आपके रडार पे जरूर रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल नेटवेब टेक्नोलॉजीज इज वन सच कंपनी, E2E नेटवर्क्स इज वन सच कंपनी, टाटा कम्युनिकेशंस इज वन सच कंपनी, रेलटेल भी इस फील्ड में काफी काम कर रही है। दोस्तों यहां पर एक डेटा यह कहता है कि टाटा कम्युनिकेशंस का फोकस ग्लोबल डेटा सेंटर्स पे है और क्लाउड सर्विसेज पे है। यहां पर अगर मैं नेटवर्क की एनुअल रिपोर्ट देखूं तो वो कहता है कि AI सिस्टम और सुपर कंप्यूटिंग पे नेटवर्क बहुत एक्टिवली काम कर रही है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने कहां से निकाली है मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहां पर हम स्कैनएक्स पे चलते हैं और हम यहां पर सिंपल नेटवेब टाइप कर लेते हैं। आपको नेटवेब के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर देखने को मिल जाएगी। यहां पर आपको अबाउट कंपनी के बारे में पता लगेगा और यहां पर आप नोटिस कीजिए that it is a leading Indian OEM specializing in high-end computing solutions। 1999 में एस्टैब्लिश हुई थी और अगर हम इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो इसके फाइनेंशियल्स, इसका EPS पिछले 4-5 साल में सिर्फ 4.74 रुपीज से बढ़कर आज 24 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप ये एनालिसिस अपने एंड पे कैसे कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको कंपनी के बारे में जितने भी अनाउंसमेंट्स हैं वो यहां से देखने को मिल जाएंगी, कंपनी की जो फाइलिंग्स हैं वो यहां से देखने को मिल जाएगी, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कंपनी क्या कह रही है वो सब आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगला सेक्टर जो मेरे रडार पे रहेगा वो रहेगा डेटा सेंटर्स और AI इंफ्रा का। दोस्तों जहां पर दूसरे सेक्टर में हम ऑयल की बात कर रहे थे,
डेटा इज द न्यू ऑयल। वहां पर तीसरा सेक्टर मेरी नजर में ऐसा है जहां पर हम ऑयल से बहुत दूर जा रहे हैं। करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज वेरी मच इन फेवर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, लेकिन आपको मालूम है इससे पहले के प्रेसिडेंट्स, और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इनके बाद के भी सारे प्रेसिडेंट्स जो होंगे वो फॉसिल के अगेंस्ट ही रहने वाले हैं, बिकॉज फॉसिल कैन नेवर बी द फ्यूचर। द फ्यूचर शुड आइडियली बी द ग्रीन एनर्जी और द रिन्यूएबल एनर्जी। दोस्तों, इंडिया इज सपोज टू बी वेरी वेरी क्लीन इन द ईयर्स टू कम, और यहां पर कुछ डेटा ये सजेस्ट करते हैं इंडिया इज टारगेटिंग 500 गीगावाट, यस 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2030। दोस्तों, गवर्नमेंट के ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट के बारे में आपको मालूम होगा ही, मैंने स्पेशली इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो करी हुई है। तो चाहे वो रिलायंस ग्रुप हो, चाहे वो अडानी ग्रुप हो, ये सभी ग्रीन एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी और द ग्रीन एनर्जी इज द सॉल्यूशन फॉर इंडियाज एनर्जी नीड्स। और दोस्तों, इस सेक्टर में जो कंपनीज हैं, अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, बट इस सेक्टर की कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपको रडार पे रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अडानी ग्रीन्स इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही है, एनटीपीसी ग्रीन इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही है, वारी रिन्यूएबल्स भी इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये सारी कंपनीज जो है, इवन टाटा पावर को भी अगर आप देखेंगे तो वो भी ग्रीन की तरफ इंक्लाइंड होती जा रही है। दोस्तों, ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं वो आपको अपनी रडार पे रखनी चाहिए। आपको इनके फाइनेंशियल्स को स्टडी करना चाहिए, आपको इनके चार्ट्स को स्टडी करना चाहिए। फाइनेंशियल्स के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है, आप सिर्फ ये देख लीजिए कि उनका एबिटा या फिर एबिटा का ग्रोथ परसेंटेज जो है वो कम से कम 5, 7, 10% से बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा ये कंपनी डेट फ्री होंगी, क्योंकि डेट लेकर ही अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो डेट टू इक्विटी हो सकता है मैं इन कंपनी के अंदर ना देखूं, लेकिन इनकी ग्रोथ में डेफिनेटली देखूंगा, इनकी ऑर्डर बुक में डेफिनेटली देखूंगा। दोस्तों, एट द सेम टाइम यहां पर अगर मुझे टेक्निकल्स देखने हैं तो आप सिंपल सा एक सेटअप लगा लीजिए। डेली चार्ट पे अगर 9 पीरियड ईएमए 30 के ऊपर है और 30 पीरियड ईएमए 100 के ऊपर है, जो सेटअप मैंने आपको पहले भी दिखाया था, यहां पर अगर आप देखेंगे तो किसी भी स्टॉक में सबसे बड़ी रैली तभी आती है जब उसका 9 ईएमए 30 के ऊपर होता है और 30 100 के ऊपर होता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरी 200% के आसपास की रैली मिलेगी, लेकिन अगर कुछ महीनों के अंदर 30, 40, 50% के आसपास, 100% के आसपास की रैली मिलती है तो भी इट शुड बी वर्थ टेकिंग द रिस्क। दोस्तों, आप अपने आरओआई को इंक्रीज करने के लिए एमटीएफ फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आपके पोर्टफोलियो में जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो धन के प्लेटफॉर्म पे आप म्यूचुअल फंड परचेस करते हैं, वो आपके डीमैट फॉर्म में होते हैं, और आप इसको प्लेज करके भी अपने लिए एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। आप उसी कैपिटल से इन शेयर्स को परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ 3 सेक्टर डिस्कस किए हैं। पहला डिफेंस सेक्टर, दूसरा डेटा सेंटर एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी। दोस्तों, ये तीनों सेक्टर्स के अच्छे स्टॉक्स को पहले आप स्कैनेक्स पे चेक कर लीजिए और फिर आप टेक्निकल चार्ट पे आ जाइए, और अपने आरओआई को इंक्रीज करना है तो आप एमटीएफ और एमएफ डीमैट दोनों फीचर्स को यूज कर सकते हैं। इससे आप अपने आरओआई को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, ये 3 सेक्टर्स आपकी रडार पे 2026 में जरूर रहने चाहिए। इनके जो भी स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं वो हमारे चैनल पे किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे आप अप्लाई कर लीजिए। किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के थ्रू अगर ये डेली या वीकली चार्ट में आपको बाय सिग्नल देते हैं तो दे आर लाइकली टू गिव यू गुड रिटर्न्स इन द ईयर्स टू कम। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। प्लीज मेक श्योर दैट यू डाउनलोड द धन ऐप राइट अवे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.